बहुत सारे लोग यह भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि हम तो अभी भी साउथ का भाषा नहीं समझ पाते हैं, हम तो अभी भी उड़िया नहीं समझ पाते हैं। तो उसी समय त्रेता युग में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भगवान राम जब उधर गए तो वो कैसे समझ गए हनुमान जी का भाषा, सुग्रीव का भाषा? इन मूर्खों को प्रभाव उतना नहीं है जितना हमारे इंडिया में है। इसीलिए आप देखोगे कि जब नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे या साउथ में जाओगे तो वहां पे पर्दा प्रथा नहीं है। वहां पे अभी भी शादियां दिन में होती है और ना पर्दा प्रथा है, और महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ एक पार्टी में बैठ के भोज में और पार्टी में खाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो महिलाएं छुप के उनको घर में भेजा जा रहा है, हमेशा घूंघट में रहती है। राजस्थान में, बिहार में, यूपी में तमिल है जो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। अगर आप डिवाइन लैंग्वेज सृष्टि से आपको कनेक्ट कराएगा, जो संपूर्ण सृष्टि के रहस्य आपको सुलझाएगा, जो आपको उस परम तत्व का आभास और ज्ञान कराएगा, वो भारत की शुद्ध ओरिजिनल भारतीय भाषा। Whatever has been said in the video is the admin's inner wisdom. It's not historically or scientifically proven fact. Use your own understanding before reaching to any conclusion. तो नमस्कार, ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। पराधीनता का प्रकोप यह कितना बड़ा और कितना लंबा हो सकता है, यह हम भारतवासियों को अभी तक समझ में नहीं आया है। वास्तविकता यह है कि भारत 7th और 8th सेंचुरी से ही फॉरेन इन्वेडर्स लोगों के टैक्स को झेलता आया, इन्वेजन्स को झेलता आया, और उन सभी इन्वेजन्स और उन सभी इन्वेडर्स की वजह से आज भारत में यह माहौल बन गया है कि जहां पे हम अपनी ही चीजों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा अपना क्या है और हमारा पराया क्या है। खास तौर से आपका नॉर्दर्न इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा प्रभाव आपका मुगल लोगों का देखने के लिए मिला, इंक्लूडिंग बिहार जो थोड़ा सा नॉर्थ में है और ईस्ट और नॉर्थ के बॉर्डर पे है, आप ऐसा कह सकते हो। बट बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो मेजर नॉर्थर्न प्लेन्स के लैंड हैं, इन सब पे सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है मुगल्स का। और मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे डिस्कस किया जा सकता है इस टॉपिक पे, परंतु आज का हमारा मेन टॉपिक है लैंग्वेजेस, कि कौन सी लैंग्वेज भारत की सच्ची लैंग्वेज है और कौन सी लैंग्वेज भारतीय लैंग्वेज नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम हिंदी को अपना लैंग्वेज समझते हैं, और जो बाकी ओरिजिनल शुद्ध भारतीय भाषाएं थी, जो ओरिजिनल भारतीय संस्कृति की भाषाएं थी, उन सब का हम मजाक उड़ाते हैं। रिसेंट टाइम में मैंने रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो मराठी में कुछ बोल रहा था, और नीचे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग हैं वो सब मराठी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा ने सूर्या के कैच को लेकर कुछ बोला था कि सूर्या बासला करके ऐसे करके कुछ अपने मराठी लैंग्वेज में बोल रहा था, पर जो कमेंट के लोग थे, कमेंट बॉक्स वाले, इन लोगों ने मराठी लैंग्वेज का खूब बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया। जनरली ये लोग हिंदी को अपना लैंग्वेज समझते हैं और मराठी को, तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, बंगाली का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं ये लोग। इन लोगों को ये लोग अपना लैंग्वेज नहीं समझते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो हिंदी जिनका मेन लैंग्वेज है, हालांकि वहां पे भी आप ध्यान से देखो तो इंडिया में किसी भी जगह पे हिंदी यहाँ का मूल भाषा नहीं है। जैसे बिहार में बहुत सारी भाषाएं हैं जो यहाँ की मूल भाषा है, और जो यहाँ पे हमेशा से प्राकृत, मगधी और संस्कृत से निकली हुई भाषाएं थी, जो उसके डायलेक्ट्स थे, जो अवधि का प्रकोप वाली भाषाएं थी। जैसे आपका मैथिली हो गया, बज्रिका हो गया, और भी बहुत सारी भाषाएं थी यहाँ पे जो शुद्ध भारतीय भाषाएं थी, लेकिन उन सब बैक ड्रॉप ले लिया है। मेनली जो लैंग्वेज खासतौर से फॉर्मली यूज हो रहा है वो हिंदी ही हो रहा है। यूपी में भी आप देखो तो वहां का भी भाषा जो है वो हिंदी नहीं था, अवधि था, परंतु अभी के समय में हिंदी मेन स्टेज ले लिया है, फोर ग्राउंड पे आ गया है हिंदी, और बाकी सब लैंग्वेजेस बैकग्राउंड पे चली गई हैं, और ये काफी फॉर्मल हो गया है। और हरियाणा में हरियाणवी था, पंजाब में पंजाबी था, बट उन सब जगहों पे भी हिंदी जो है वो मोस्ट फ्लुएंटली एंड मोस्ट प्रोलिफिक लैंग्वेज बना हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम लोग हिंदी को जो बहुत ही प्राउडली अभी के समय में भारतीय भाषा समझ के बोलते, नहीं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अरे बेवकूफ कहीं के, कांग्रेस के समय में जब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जब हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हर चीज को मिटा देना चाहते थे, तो ऐसे कंडीशन में वो भाषा कैसे जीवित रखते? कांग्रेस के समय से ही ना, कांग्रेस का जो 70 साल का गुलामी हम लोगों ने झेला, जो एक एक्सटेंशन था मुगल पीरियड का और अंग्रेजी पीरियड का, तो उस एक्सटेंशन में क्या हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जो सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, उसको वो लोग कैसे बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर सकते थे? आखिर कांग्रेस ने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो एक बोलचाल के लोगों में जहन में डाल दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ना हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उन्होंने फैलाया ना, जन साधारण में यह मन में बस गया यह बात कि हिंदी जो है वो आपका राष्ट्रभाषा है, जबकि हिंदी ऐसा कुछ नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है भारत का। 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, जबकि हिंदी जो है वो क्या है, समय के साथ एक मिक्सचर है, खिचड़ी है। इंडिया में जो इतने सारे इन्वेडर्स आए 7वीं 8वीं सदी से ही, तो उस समय से लेके उनकी भाषाओं का प्रकोप, उनकी भाषाओं का प्रभाव धीरे धीरे
जो यहाँ की शुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषाएं थी उन सब पे पढ़ते गया, जैसे प्राकृत भाषा, मगधी भाषा, अवधी भाषा और संस्कृत, इन सब पे जो मिक्स प्रभाव पड़ा जितने भी इन्वेडर्स थे, तो उन सब के मिक्सचर से एक अलग लैंग्वेज निकल के सामने आया जिसको प्रेजेंट टाइम में हम हिंदी का नाम देते हैं। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश भी एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है जिसका शुरुआत आपका मोस्टली लैटिन लैंग्वेजेस से हुई थी, रोमन लैंग्वेजेस से हुई थी, और उसमें समय के साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस मिक्स होते चले गए क्योंकि अंग्रेज जो है वो दुनिया भर में बहुत सारे देशों पर राज किए और जहां जहां गए उन सब का प्रभाव उनके लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिला। और वर्तमान में हमारा हिंदी लैंग्वेज भी ठीक उसी तरीके से है कि जितने भी इन्वेडर्स आए, जैसे अरबिक लैंग्वेज हो गया, उर्दू लैंग्वेज हो गया, पर्शियन लैंग्वेज हो गया और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब का मिक्सचर जो है वो भारतीय लैंग्वेज पे पड़ते रहा। कुछ स्पेनिश और कुछ डच लैंग्वेज का प्रभाव भी भारतीय लैंग्वेज, संस्कृत के ऊपर, अवधी के ऊपर, प्राकृत के ऊपर, मगधी के ऊपर जो यहाँ पे प्राचीन भाषाएं थी उसके ऊपर पड़ा। नॉर्थ इंडिया में जो प्राचीन भाषाएं थी उसके ऊपर पड़ा और उन सब के मिक्सचर से जो एक लैंग्वेज निकला जिसको वर्तमान में हम हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो वास्तव में भारतीय भाषा नहीं है, जो एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है जो भारत में आए। तो वर्तमान समय में जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को इस संकट को दूर करने के लिए, इस समस्या को अपने शुद्ध भारतीय, ओरिजिनल भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का भाषा बोलने के लिए कौन से लैंग्वेज को बोलना चाहिए, तो उन लोगों को अभी के समय में अपने जड़ों की तरफ वापस जाना चाहिए। अगर वो अपने जड़ों की तरफ वापस जाके फिर से संस्कृत नहीं सीख सकते हैं तो वैसी भाषाएं जो उनके क्षेत्र में बोली जाती हैं, जिनको हम वर्तमान समय में क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलते हैं, जो वास्तव में शुद्ध भारतीय संस्कृत भाषा है, जैसे बिहार में आप मैथिली, भोजपुरी, बज्रिका और भी बहुत सारे भाषाएं हैं जिसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यूपी में अवधी का प्रयोग कर सकते हो, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, ये सब शुद्ध भारतीय संस्कृति वाली भाषाएं, इसी को प्रमोट करना होगा। हिंदी एक मिक्सचर लैंग्वेज है जिसमें प्रेजेंट टाइम में 95% शब्द तो उर्दू के है। आप जो है वो पूजा करने के लिए भी इबादत, दुआ का प्रयोग करते हो प्रार्थना के जगह पे। मनुष्य और मानव तो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, अब इंसान शब्द आ गया है उसके जगह पे। जो भारत की दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके शब्दों को आप हिंदी के साथ कंपेयर करो तो ऑटोमेटिक आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे असमिया और बंगाली में अभी भी किंतु, प्रथम, निमंत्रण, निशा, रात्रि ऐसे शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है। और जबकि आप हिंदी में हम लोग क्या यूज करते हैं? रात। हिंदी में हम लोग यूज करते हैं बाल, जबकि शुद्ध भारतीय भाषा में केस और चुल होता है जो उन सब भाषाओं में यूज होता है। इंसान शब्द का प्रयोग हर एक चीज में हम लोग कर देते हैं, जबकि इंसान जो है वो अल्लाह के बनाए हुए बंदे होते हैं, मनुष्य और मानव नहीं। और भारतीय सनातन संस्कृति का मनुष्य और मानव है। एक्चुअली में हिंदी का कोई इतिहास नहीं है और हिंदी एक लैंग्वेज नहीं है भारत का, ये बात आपको समझना पड़ेगा। हिंदी शुद्ध भारतीय लैंग्वेज नहीं है जो भारत के सनातन वैदिक संस्कृति को दिखाता हो। भारत का ओरिजिनल लैंग्वेज जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति को दिखाता है वो संस्कृत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, जो संपूर्ण विश्व का लैंग्वेज है, जो दिव्य लैंग्वेज है, जो डिवाइन लैंग्वेज है, जो गॉडली लैंग्वेज है, जो सृष्टि से आपको कनेक्ट कराएगा, जो संपूर्ण सृष्टि के रहस्य आपको सुलझाएगा, जो आपको उस परम तत्व का आभास और ज्ञान कराएगा, वो भारत की शुद्ध ओरिजिनल भारतीय भाषा है। संस्कृत थी, तमिल है जो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है अगर आप डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत को हटा दो, क्योंकि संस्कृत टाइमलेस है। मनुष्यों के जितने भी लैंग्वेजेस हैं पृथ्वी पे उन सभी लैंग्वेजेस में तमिल इज द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज। बट वर्तमान में हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, जो शुद्ध ओरिजिनल भाषाएं थी भारत की, उसको हम अपना भाषा नहीं समझते हैं और हिंदी जैसे एक मिक्सचर खिचड़ी वाले लैंग्वेज को अपना भाषा समझते हैं। प्लस बहुत सारे लोग यह भी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि हम तो अभी भी साउथ का भाषा नहीं समझ पाते हैं, हम तो अभी भी उड़िया नहीं समझ पाते हैं। तो उसी समय त्रेता युग में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भगवान राम जब उधर गए तो वो कैसे समझ गए हनुमान जी का भाषा, सुग्रीव का भाषा? इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अबे उस समय सारी भाषाएं संस्कृत निष्ठ भाषाएं थी, सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई थी। ये सब जितनी भी भाषाएं मैं बोल रहा हूँ जो शुद्ध भारतीय भाषा है, जिसमें समय के साथ कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ा, जिसमें समय के साथ कोई भी ज्यादा भेदभाव नहीं हुआ, जिसमें समय के साथ बहुत ज्यादा मिलावट नहीं हुई, क्योंकि उन सब जगहों पे मुगल प्रभाव नहीं पड़ा उतना। साउथ इंडिया में मुगल प्रभाव उतना नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मुगल प्रभाव उतना नहीं है जितना हमारे इंडिया में है। इसीलिए आप देखोगे कि जब नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे या साउथ में जाओगे तो वहां पे पर्दा प्रथा नहीं है, वहां पे अभी भी शादियां दिन में होती है और ना पर्दा प्रथा है, और महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ एक पार्टी में बैठ के भोज में और पार्टी में खाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो महिलाएं छुप के उनको घर में भेजा जा रहा है, हमेशा घूंघट में रहती हैं, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव यहाँ पे पड़ा, इन सब राज्यों में। इसके लिए यहाँ पे पर्दा प्रथा है। आप ओरिजिनल भारतीय सभ्यता आपको देखनी है तो अभी भी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, अभी भी आप साउथ इंडिया में चले जाओ, जहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल भारतीयता था, ये ओरिजिनल भारतीयता था।
ये ओरिजिनल भारत की संस्कृति थी, जहां पे कोई भेदभाव नहीं था महिलाओं और पुरुषों में, जहां स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और स्त्रियों का एक ऊंचा स्थान था। और हमारी भाषा भी इसीलिए नॉर्थ इंडिया की भाषा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, चाहे आप असमिया ले लो, चाहे आप बंगाली ले लो, चाहे आप त्रिपुरा का लैंग्वेज ले लो, चाहे आप मणिपुरी ले लो, ये सब शुद्ध भारतीय भाषाएं हैं जो संस्कृत से निकली हुई हैं। सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई थी। अगर तुमको आज भी संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा तो तुमको मराठी इजिली समझ में आ जाएगा, तुमको बंगाली इजिली समझ में आ जाएगा, तुमको असमिया इजिली समझ में आ जाएगा, अगर आज के समय में भी तुम संस्कृत का ज्ञान कर लेते हो। अभी जो तुमको लगता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हमें अभी के समय में समझ में नहीं आ रहा था, उस समय भगवान राम को क्यों समझ में आ गया? क्योंकि उस समय भगवान राम संस्कृत समझते थे, संस्कृत जानते थे, संस्कृत बोलते थे, और भारत की सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं। अभी जब समय के साथ तुम अपने जड़ों से टूट गए, इसके लिए तुमको लगता है कि उन सब भाषाओं को कैसे समझ लिया उन्होंने उस समय। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं उठाया हूं, एक ओवरऑल गुलामी का प्रकोप को लेके, पराधीनता का प्रकोप को लेके, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ऐसी और भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आती रहेंगी। इस चैनल का मेन थीम है करेंट हॉट टॉपिक, बट कभी कभी जो मेरा ज्ञान वाला चैनल है धर्मनिष्ठ सनातनी, उसका ये एक एक्सटेंशन फॉर्म वाला चैनल है जिसमें फेस कैम वीडियो के साथ वीडियोस बनते हैं। तो आप सबका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चीजों को लेके क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।